P6 3D6 इतने तो इसमें चले जाएगी, 18 तक तो यहाँ पर चले गए। उससे आगे क्या आ जाएगा आपका 3D1 4s2 हो गए 3। यहाँ पे क्या चल जाएगा 3D 4s2 सेम रहेगा, 3D2 4s2 3D3 4s2 आपका यही फिल होता चला जाएगा ऐसे ही। V तक हो गया, फिर आ गया आपका CR पर। अब CR पर क्या होगा आपका, अब देखो 3D है, आना तो चाहिए यहाँ पर 4, लेकिन हाँ 4 ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो क्रोमियम है आपका देखो बेटा हाफ फिल्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लेने के बाद हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये S के पास इलेक्ट्रॉन ना जाने देने की वजह से जो 4 आता है वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जो S का है वो भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो क्या आ जाता है 3D5 4s1, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है। डी हाफ फील्ड हो गया ना 1 2 3 4। तो जो बेटा हाफ फील्ड होते हैं फुल फील्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, एंथैल्पी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। फिर वापस वही कॉन्फ़िगरेशन Mn का क्या हो जाएगा आपका 3D5 4s2, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा 3D6 4s2, फिर 9 पर आकर क्या हो जाएगा, अब 3D6 हो गया, अब 3D7 4s2, फिर 3D8 8 होना चाहिए, जो 3D8 है 3D8 किसका हो जाएगा आपका निकिल का 3D8 4s2। अब जो कॉपर है, आप कॉपर देखो बेटा होना तो चाहिए 3D9, लेकिन ये S का छीन कर क्या हो जाता है फुल फिल्ड हो जाता है, 4s1 हो जाता है। और फिर वापस वही प्रोसेस क्या आ जाएगा आपका Zn का 3D10 और 4s2। ये आपको याद रखने बेटा बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपके, सिर्फ आप इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद कर लो और बस इन्हें लास्ट में फिल करते चले जाओ, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं स्टार्टिंग में बता दूं बेटा, जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कलरफुल होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होता है कलरफुल नहीं होता है। एक सेकेंड पॉइंट ये कि जो हाफ फील्ड होता है फुल फील्ड होता है वो क्या होता है स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है। ठीक, एक और दूसरी बात, जो स्कैंडियम है सिर्फ एक +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, अदरवाइज सबके सब क्या करते हैं अलग ज़्यादा एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ठीक, एक और दूसरी बात, जो इसकी जिसके पास जितने ज़्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है सबसे ज़्यादा। भाई आगे तो पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, Mn जो होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टार्ट, यहाँ तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर इसके बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो मैग्नीज है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। कॉमन सी बात स्टार्टिंग में बताती जा रही जिससे आपको पता चलता रहे। अब देखो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, SC स्कैंडियम हो गया इस ट्रांजिशन एलिमेंट बट Zn इज नॉट ट्रांजिशन। एक बात और ध्यान रखना बेटा, देखो जो SC है जितने भी d ऑर्बिटल वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वे तो सबके सब क्या होते हैं बेटा d एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, वे तो क्या होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो फुलफिल्ड है भले d ऑर्बिटल में वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। जैसे कि आपका Zn हो गया है, ये जो आपके Zn है CD है Hg है ये पूरे कंप्लीटली फिल होते हैं। क्वेश्चन एक भी आ जाता है कि जो Cu है Cu कंप्लीटली फिल्ड है फिर भी उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो नेचुरली फिल नहीं हो जबरदस्ती जबरन फिल्ड हुआ है तो वो किस में आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाता है। और जो Zn है आपका CD Hg ये नेचुरली अपने आप ही इनके पास इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो ये नेचुरली ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इन केस ऑफ 3D ऑर्बिटल पर पार्सली फिल्ड है लेकिन Zn क्या है फुल फिल्ड है। जो पार्सली फिल्ड हो गए इनकम्प्लीट हो गए वे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो फुल फिल्ड हो गए वे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Ar3d6। मैंने आपको अभी बताया, क्या याद रखो इनके, क्या बताया इनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3d6। 3d6 किसके पास है, अब देखो बेटा 3d6 किसके पास हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो Ni3 है, ठीक है Ni3 में कितने थे 10 में से 3 गए कितने बच गए, क्या 3d होगा नहीं, Mn3 6, ये 3d6 कर रहा है। Mn3 में क्या थे लास्ट में 7 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, देखो Mn3 में कितने होते हैं, कितना होता है 7, तो कितने अगर 3 चल जाए तब भी 6 नहीं बचता। अब देखो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट में आपके कितने होते हैं 3d7
4s2 3 निकाल दो 6 बच जाएगा। इसका मतलब ये आंसर है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बस ये रट्टा मार लो, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फटाफट हो जाएंगे आपके। फिर अमंग द फॉलोइंग राइज ट्रांजिशन मेटल वन वेयर मेटल इन 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3। ये कह रहा है इन सारों में से कौन सा तो 3d2 रखते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम का क्या होता है 3d2 4s2 3 निकाल रहा, तो इसका मतलब 3d1 बच गया, ये तो है ही नहीं। फिर टाइटेनियम यहाँ पर कितना होता है टाइटेनियम का 4 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसका मतलब 3 बच गए, ये भी नहीं है क्योंकि वो कह रहा है जिसमें d2 हो, ये भी नहीं है। ये 4 के 4 ही निकाल दे तो टीच क्या हो गया 0 हो गया, ये भी नहीं है। देखो 2 टाइटेनियम में से 4 होते हैं, 2 गए तो 2 बच गए तो d2 हो गया। 3 जब वेनेडियम होता है, वेनेडियम के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 5 में से कितने गए 3 गए तो 2 बच गए। क्रोमियम में कितने होते हैं आपके 6, 6 में से कितने गए, कितने कह रहा है 4, तो कितने बच गए 2, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। आयरन के लिए कह रहा है, देखो बेटा जहाँ 18 है 18 तक तो फिक्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 d5 से आगे देखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, और 8 के लिए क्या होगा बेटा 3d6 4s2। अब ये देख लो लास्ट में किसके 3d6 4s2 है, देखो 3d6 4s2, इसका मतलब यही आंसर है। सिर्फ लास्ट वाले याद रखो क्या आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखो। देखो मैंने एफ ही था, एफ ही 8 हो तो बांट दो एस और डी में 6 चलेगा, एस में 2 चलेगा, हो गया थोड़ी सी देर में कॉन्फ़िगरेशन। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखो और फटाफट करो। फिर नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एंड एग्जिबिट, ये होता है बेटा, ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो, एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। सेम फैमिली के नहीं है, चलो भाई जिनोन नाम से तो सेम फैमिली है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, देखो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, लेकिन इसमें डी नहीं है। ये किसका है लास्ट में ऑर्बिटल किस में जा रहा है पी में, इसका ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो एनी दे दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8, क्या कहता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ Cu मोर देन Cu प्लस सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। देखो बेटा एक तरह का होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है, देखो कैसे, जिसकी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो क्या होगा आपका स्टेबल फॉर्म में। अब देखो ये इसका आंसर क्या होगा, द स्टेबिलिटी Cu2 प्लस, जो Cu2 प्लस है वो क्या है Cu से ज़्यादा क्या है स्टेबल फॉर्म में होता है। क्यों स्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा जैसे कि हो गया इस तरह से, ये इफेक्ट डालती है किस पे आपके स्टेबिलिटी पर। क्या कौन कौन से पॉइंट होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब कि स्टार्टिंग में आपका क्या था, ये था सॉलिड फॉर्म में, इसको क्या बनाया, इसकी ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसे लिक्विड बना, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में ले जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप सॉलिड से किस में बनाते हो लिक्विड फॉर्म में तो ये तो एटम, एंथैल्पी एटमाइजेशन। जब इसे गैसेस फॉर्म में बनाते हो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब गैसेस फॉर्म में एक्वस फॉर्म में लेके जाते ये होता है बेटा हाइड्रेशन। आप देखो इसमें से कौन कौन प्लस होता है, जो एटमाइजेशन होता है तो ये तो प्लस वैल्यू होता है, जो आयनाइजेशन होता है ये भी प्लस वैल्यू। एक जो हाइड्रेशन होता है ये क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होती है, ये क्या होती है नेगेटिव। एटमाइजेशन आयनाइजेशन ये तो दोनों की दोनों क्या हो जाती है आपकी प्लस में, और जो आपकी हाइड्रेशन है हाइड्रेशन वैल्यू क्या होती है नेगेटिव में। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ही जो Cu2 प्लस है क्या है आपका स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है क्लियर बेटा। फिर है जिर्कोनियम ZrHf, ये बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जो ZrHf है ये दोनों सिमिलर, इनके जो साइज होते हैं क्या है इस सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही आपके क्या है लेंथेनोइड कंट्रक्शन होने की वजह से जो शिल्डिंग इफेक्ट है F चला जाएगा SPDF। देखो बेटा क्या सीरीज होती है शिल्डिंग इफेक्ट की SPDF। एस सबसे ज़्यादा होता है आपका S का, जहाँ S होगा उसमें शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर P, फिर D और फिर F। जो F होता है इसका शिल्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। लेंथेनोइड में कौन होता है F, तो शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से इन दोनों का जो साइज होता है क्या हो जाता है सिमिलर हो जाता है। तो क्या, और जो लेंथेनोइड पुअर होने की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट पुअर और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो उसे बोल देता है लेंथेनोइड कंट्रैक्शन।
ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल, और उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। और लेंथ एनर्जी, जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर तो जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा। जेड इफेक्टिव चार्ज का मतलब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, और जितनी जल्दी अपनी तरफ खींचेगा उसका साइज जितना ही छोटा होगा, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन करना, एक दूसरे को भगाना। जहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ साइज ज़्यादा, जहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ साइज छोटा, ये बात याद रखना। आइडेंटिफाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा है, देखो ये भाई, द ऑक्सीडेशन स्टेट द क्रोमियम CrO4 एंड Cr2O7 आर नॉट सेम, ठीक, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नहीं है, सेम नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनकरेक्ट कह रहा है कि ऊपरले वाले तो सारे करेक्ट है, सिर्फ ये है, ये कह रहा कि इनकी सेम नहीं है, तो इनकी ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या है, सेम है। अब देखो द कैलकुलेट स्पिन ऑन मैग्नेटिक क्रोमियम 2+ कह रहा, देखो एक बात, एक और ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपके ये पॉइंट में, बेटा याद रखो, अगर है ये पॉइंट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, इतने ही इसके जो पॉइंट से बाहर वाली वैल्यू है वही मिलेगी। जैसे क्रोमियम में बेटा कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, तो क्रोमियम में 6 होते हैं, 2 निकल गए तो 4 रह गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4.90 इसकी वैल्यू। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने ही पॉइंट से बाहर, तो इसका मतलब आंसर आपको मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर्मूले से निकालने की नहीं जरूरत है, सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखो, ठीक। 4 है तो इसका मतलब ये, और अगर है अंडर रूट में, अगर वैल्यू देखो, चलो आगे दे दिया इसने अंडर रूट में, सी के क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अगर है अंडर रूट में, देखो इस तरह वैल्यू दी है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें वही जोड़ के 3+ है। क्रोमियम के कितने होते हैं बेटा, क्रोमियम के 6 में से 3 गए, कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन में 3 जोड़ दो, 3 इलेक्ट्रॉन में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3+2 कितने हो गए, 5, और 5 3 जा, तो क्या आ जाएगा आपका, इसी तरह आपके ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कौन सा सिम बैठता है आपका, देखो कोबाल्ट 3+, 3d6, तो कितने बच गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4, ऐसे फिल किया तो 4 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बस आपको, मैंने कहा कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 2+ करके उसी की मल्टीप्लाई कर दो, 24 हो गया। इसमें कितना है, क्रोमियम 3+6 होते हैं तो 3 बच गए, 3 में 2 जोड़ो और इसी की क्या कर दी मल्टीप्लाई, क्या हो गया, 15 हो गए। फिर Fe3+, तो कितने होते हैं इसके, जो आपकी Fe होती है 8 होते हैं, तो 3 गए, कितने बच गए, 5 में 2 जोड़ो और उसी की मल्टीप्लाई, √35। इसका क्या हो जाएगा, निकिल में 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2+2 और 2 की ही मल्टीप्लाई, 2 जोड़ दो और अपने से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपके अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाएगी, बस जिसकी जो बैठेगी मैच कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी सिंपल सी मैंने ट्रिक बता दी, 2 जोड़ो और अपने से ही मल्टीप्लाई, 2 जोड़ो अपने से ही मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वाले में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने ही उसकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंटम 2.84 BM ये दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंटम, ये जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, देखो बेटा जिसका भी आपके इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा वही क्या होगा आपका, उसी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये होगी। अब इसमें देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 किसका है, ठीक, जिसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब देख लो Cr2 थी, Cr2 है, तो Cr2 में क्या है बेटा, सीधा डायरेक्ट ही बता देती हूँ मैं आपको, निकली मैंने सीधा बता दिया, Cr2 है, Cr2 में कितना हो, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट में कितना हो जाएगा, 2+ है तो क्या आ जाएगा, 3d7। निकिल क्या होगा, 3d8, तो 2 जब N2+ निकालोगे क्या आ जाएगा, 3d, तो 3d8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 2 का मतलब 2.84, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बस फटाफट कर दो। लास्ट वाले मैंने आपको बताया रहा है, शक्तिवीर, कर्मन, फोकोनी 3 4 5 6 7 8, ये काउंटिंग याद रखो, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो लास्ट वाले का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन, अब ये कह रहा कौन सी है जो ऑक्सीडेशन में वो नहीं करती, द फॉर्मेशन ऑफ Fe, CO5 फ्रॉम Fe, ये ऑक्सीडेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, ये तो याद ही करनी पड़ेगी आपको। विच ऑफ द, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरशियल कंपाउंड इनकरेक्ट कह रहा है, कौन सी बात, देखो दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, हाँ जी। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, हाँ जी ये भी बात सही है। द रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, हाँ जी। दे आर केमिकल रिएक्टिव, नो।
अगर ये केमिकल रिएक्टिव हो गया और हम किसी के साथ मिक्सअप कर देंगे तो रिएक्शन नहीं कर जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रोंग हो गया बेटा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्या कह रहा है, दी एलॉय कंटेनिंग नॉन मेटल। अब इसमें से किस में आपका नॉन मेटल है, ये पूछ रहे हैं। अब देखो बेटा नॉन मेटल, अब इनके अंदर देख लो किसमें क्या क्या फिल है। जैसे इनवर है, ठीक है, इनवर में क्या होता है आपका बेटा, एक तो निकिल होता है और एक होता है आपका Fe। स्टील होता है, इसमें एक कार्बन होता है और एक होता है आपका Fe। फिर है बेल मेटल, बेटा ये याद रख लेना क्योंकि पूछ लेता है, क्या पता अब की बार ये पूछा अगली बार क्या पूछ ले, Sn। बेल मेटल में ये होता है और प्लस Fe। ब्रोंज तो सभी को याद होगा, कॉपर और आपका Sn, याद रखियो। तो नॉन कार्बन किस में है, नॉन मेटल कौन है, कार्बन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड स्क्रिप्ट मेनली टू, तो क्या होगा, द एबिलिटी टू अडोप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, यही बात क्यों है, क्योंकि जो आपके जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, एक तो वेरिएबल स्टेट रखते हैं भाई, सेकंड क्या उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये इसकी खूबी है, ठीक है, जिसमें से एक आ गया आपका। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कैटालिटिक जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है तो किसकी वजह से है, क्योंकि इसमें क्या होती है आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अडोप्ट करने की कि आ जाओ भाई, मैं हम ले लेंगे तुम्हारे से, जगह दे देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट। अब देखो बेटा क्या है इसमें, क्या कह रहा है, नोट कह रहा है, जो इसमें बड़े कन्फ्यूजन होता है बेटा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करो कि नोट करेक्ट, कभी कभार हम ही सोचते हैं सही देखते चले जाते हैं, उसमें नोट दे रखता है और उसी की गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। पहला क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, कौन सा पॉइंट, TiV इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है भाई, ऑक्सीडेशन Ti की कम होती है, V की उससे ज़्यादा, क्रोमियम की 3+ और Mn की 7 सबसे ज़्यादा होती है, चलो सही बात है। TiV इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट, आप ये बताओ जिसमें जितने ज़्यादा क्या हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। फिर क्या कहता है, देखो क्वेश्चन, TiVCrMn इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या कह गया भाई, ये तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज को कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका, रोंग है। फिर ये भी बात सही है, आयनाइजेशन जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्रोमियम की क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन देती है हाफ फील्ड। आज मैंने बताया जो हाफ फील्ड फुल फील्ड होता है वो क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी, इतनी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 सक्सेसिव मेंबर फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल लिस्ट बिलो। अच्छा, फॉर विच वन ऑफ द स्टैंड पोटेंशियल M2+ वैल्यू हैज़ पॉजिटिव। हमने बहुत बार पढ़ चुका है, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमने कई बार निकाला, जो कॉपर है +34 में रहता है, सब के सब नेगेटिव है, ये सब के सब किस ऊपर रहने वाले हैं, हाइड्रोजन से, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है सब नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, लेकिन कॉपर के हाइड्रोजन से नीचे है ये क्या रखता है, पॉजिटिव वैल्यू। ये आंसर हो गया 2 मिनट का 1 सेकेंड का आंसर आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, For the successive transition element chromium Mn ये स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर फॉलोइंग ऑर्डर। अब ये कह रहा है ऑर्डर बताओ, देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा। फॉर द सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट CrMn Fe CO स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच द ऑर्डर। अब ऑर्डर पूछ रहा है भाई, इसका कैसे होगा ऑर्डर। अब देखो बेटा ऑर्डर, बेटा क्वेश्चन ये क्वेश्चन था ना, तो इसमें देखो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो आप तो को देखनी है स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ये देखनी है हाफ फील्ड कौन सा है, फुल फील्ड कौन सा है। जो हाफ फील्ड होगा वो भी स्टेबल, जो फुल फील्ड होगा वो भी स्टेबल। इनमें से जो सा हाफ फील्ड होगा फुल फील्ड होगा वो सबसे पहले आएगा। जो Mn है, Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है बेटा, देखो कितना क्या होता है Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D5, और जो D5 होता है वो क्या होता है बेटा, हाफ फील्ड होता है। और हाफ फील्ड इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे पहले कौन आएगा, Mn। और ये जो स्टेबिलिटी है किस बात पर डिपेंड करती है, एक तो स्पिन कोरिलेशन और एक एक्सचेंज एनर्जी, इन दो चीज़ पर डिपेंड करती है आपकी क्या, ये स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर है Fe2+, Fe2+ में क्या आता है D6, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इससे क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो गया, ज़्यादा इकोन हो गया। फिर आपका क्या है CD है ना, नहीं CO कोबाल्ट। फिर है कोबाल्ट, और जो कोबाल्ट है कोबाल्ट में क्या होता है बेटा D7 में 2 वैकेंट और ये तो और पीछे हो गया। फिर है क्रोमियम, अब देखो इसमें D4 है और उसमें क्या है D7, इसमें एक वैकेंट क्या मिल गया, सब सेल,
इसमें क्या है, एक वैकेंट सब सेल है, तो इसका मतलब ये Fe से क्या हो गया, पीछे हो गया, क्योंकि जो आपकी एक्सचेंज एनर्जी है वो ज़्यादा हो गई किसकी, Fe की, तो इसलिए क्या होगा वो ज़्यादा, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका Mn, फिर Fe, फिर Cr और फिर Cu। एक्सचेंज एनर्जी की वजह से इन दोनों में क्या हो गया, Fe पहले आ गया और Cr बाद में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर इन, जो इन चारों में से जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, आपका कलर सॉल्यूशन देगा। तो जो Ti है, Ti आपका अनपेयर्ड है, सब में क्या है, पेयर्ड है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप करके देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम साइज, कई बार आ चुका, आपका कौन है, ZrHf, ये वाला हो चुका, ये तो आपको बताया, मैंने बताया था ड्यू टू लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पा गया, विच वन ऑफ द एलिमेंट द फॉलोइंग आफ्टर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन माई एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेप, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन का हमें कैसे पता चलता है, देखो जिसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन भी क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा, तो इसका मतलब ये वाला था ना, तो क्या होगा 3 और 2 5 Mn, ये किसका कॉन्फिगरेशन है, देखो बेटा 3d5 1 किसका है, कैंसो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6, ठीक है। बी देखो 5 और 2 7, जिसमें जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा वो क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया आपका। फिर नेक्स्ट देखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग सेकेंड ऑक्सीडाइज एंथैल्पी। अब देखो ये देख लो, सेकेंड और थर्ड दोनों डिफरेंस बेटा एक ही बताऊंगी। देखो बेटा जो सेकेंड और थर्ड है, अगर आप सेकेंड की बात करोगे तो आ जाएगा क्रोमियम पहले, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाता है सेकंड पर, ठीक है, क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, तो Cr आ जाता है। और अगर आप करोगे थर्ड आयनाइजेशन तो आ जाएगा आपका कौन पहले, Mn, थर्ड के लिए Mn पहले और सेकंड के लिए Cr पहले, तो Cr Mn VTi। और वैसे ऐसी ये आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देखते हैं आप, उन्हें आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन फिल करो, जो स्टेबल है क्या, कौन सा एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर कौन सा हाफ फील्ड हो रहा है, फुल फील्ड हो रहा है, इसी तरह आप इसका वो करते हो। जो क्रोमियम हो जाता है सेकेंड आयनाइजेशन पे क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, तो इसका मतलब ये स्टेबल। फिर Mn थर्ड पर ये हो जाता है, तो थर्ड पर ये होने के बाद क्या हो जाता है, ये स्टेबल, तो थर्ड के लिए ये और सेकेंड के लिए ये। अब देखो इन विच फॉलोइंग पेयर ऑफ बोथ आयंस क्या है, कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन। अब ये कह रहे इसमें से कलर्ड आयन कौन से है इन पेयर में से। अब देखो इस पेयर में से देखो निकिल और टाइटेनियम, जो निकिल और टाइटेनियम है दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये दोनों तो हो गए कलर और सब हो गए कलरलेस, तीनों के तीनों, और सब में पेयर है बेटा। फुल सक्सेसिव मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन लिस्ट बिलो द एटॉमिक विच वन ऑफ द एक्सपेक्ट हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो मैग्नीज होता है बेटा Mn, ठीक, आपको पता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, अच्छा थर्ड की, थर्ड वो पूछ रहा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने अभी बताया ना, जो Mn होता है क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। अब सेकंड में देखो अगर क्रोमियम आ जाता तो क्रोमियम आ जाता है यहाँ पर वन, फिर उसके बाद कौन है सेकंड के लिए कौन, Mn, ठीक, और थर्ड के लिए भी Mn। द सेकेंड सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयन कलरलेस, ये भी सेम वही है बेटा, आपको सिर्फ क्या देखना है, कौन अनपेयर्ड है, कौन अनपेयर्ड, आपका Fe अनपेयर्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और सबके सब पेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एसोसिएट विद देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। अब कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या होता है बेटा, इसमें क्या जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालाइटिक ये ऑप्शन पहले भी आ चुका, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। फिर है नेक्स्ट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनो ऑक्साइड फॉलो ऑर्डर। अब देखो, अब यहाँ देखो ये आपका ये, ठीक, अब देखो ये दे दिया सीरीज। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर ओ सेम है, एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपके ओ सेम है, जहाँ भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है ये समझ लो उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। एक बात याद रखना आप, जहाँ भी आपकी क्या होगी, देखो एक चीज़ सिखा देती हूँ आज आपको सिर्फ सिंपल ट्रिक में, अगर जितने ज़्यादा सपोज करो O2 है, O3 है, O4 है, जितने O मतलब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कंपाउंड जितना बढ़ता चला जाएगा उसकी एसिडिक पावर इतनी ही ज़्यादा चली जाएगी।
ठीक। और जितना ये कम होता चला जाएगा कौन सी पावर बढ़ती चल जाएगी, बेसिक। तो ओ तो देखो इसमें सेम है। अब जब ओ सेम है, ओ के बाद फिर हम देखते हैं अगर उसमें ये पॉइंट सेम है, नेगेटिव वाला पॉइंट क्या है, फिर देखते हैं हम साइज। जिसका जितना छोटा साइज इतना ही ज़्यादा क्या पूछा है उसने, बेसिक कैरेक्टर उसका इतना ही ज़्यादा होगा। देख तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, उसमें किस में, आपकी पीरियोडिक टेबल में देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि ओ तो सब में सेम है, सिर्फ अब मेटल देखो। तो फिर कौन सी हो जाएगी, Ti, फिर V, फिर CrV, फिर ये। और अगर ऑक्सीजन बढ़ता तो जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन वो सबसे लेस बेसिक, जिसके पास सबसे कम ऑक्सीजन, और जिसके पास ज़्यादा वो एसिड। एक बात याद रखो, चाहे ज़्यादा वाली चाहे कम वाली, जिसके पास नेगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा होगा वो मोर एसिड होगा, और उसके अपोजिट में वो लेस बेसिक। ठीक है। अगर सेम नेगेटिव ना हो तो फिर तो नेगेटिव पार्ट को देखते हैं हम, और अगर सेम नेगेटिव पार्ट है फिर हम साइज को देखते हैं। जो जितना छोटा साइज वो इतना ज़्यादा बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके ज़्यादा जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन, Mn। अभी आ चुका। विच आयन ऑफ कलरलेस, अभी पीछे स्कैंडियम कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 दे देता है, उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बेल मेटल एनालॉय, अभी बताया मैंने, अभी इसके नाम लिखवाए थे। देखो बेल मेटल में CuSn Fe, CuSn कहाँ है, CuSn ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। साथ में Fe भी आ जाता है, इसने Fe नहीं दिया हुआ है, मैंने इनके सबके नाम लिखवाए थे आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो जो CO है, CO क्या होता है, आपका जो फॉर्मल चार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो फॉर्मल चार्ज होता है CO का क्या होता है 0। Fe का मान लिया आपका क्या, Fe CO की 5, ये तो है CO की 5, ये C हो गया, ठीक, होल 5। FeX किसकी निकालनी है, Fe की, तो X मान ली, ये क्या है बेटा 0, जो इसका फॉर्मल चार्ज होता है 0 × 5, ये सारा इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो Fe का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया बेटा 0, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका, D हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे फिर इस विच ऑफ द फॉलोइंग आयन स्पीसीज इम्पार्ट कलर एंड एक्वा सोल्यूशन, यही सेम बात सी। देखो Fe3+ है, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड, देखो क्रोमियम में 6 होते हैं ना, 3 निकाल लिए, 3 रह गए, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यही है आपका कलर, जो कलर देता है सॉल्यूशन में, जिस सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है आपको। एक बार रट्टा मार लो याद हो जाएगी, एक बार में टिक कर दोगे। द एक ट्रांजिशन एलिमेंट X हैज कॉन्फिगरेशन, ये दे दिया कॉन्फिगरेशन, इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे दिया, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, देख लो भाई एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये 4 है और ये क्या होता है 18, और 18 और 4 कितने हो जाएंगे 25। तो इसका मतलब क्या है, देखो कितना सिंपल है, आपको पता होना चाहिए AR तक का कितने किसे काउंट करते हैं हम, 18 को करते हैं और आगे 4 ऐड करने के लिए कह रहा है, तो हो जाएगा आपका 25। अब नेक्स्ट आ जाओ, अमेंगेस्ट ये दे दिया भाई इसने, ठीक। कलरलेस स्पीसीज कह रहा है, कलरलेस इसमें से जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो एक कलरलेस, जो Ti है, देखो 2 नेगेटिव है तो Ti2+ कलरलेस होता है। Cu2Cl, Cu क्या हो जाएगा Cu2+ कलरलेस होता है, तो इसका मतलब B, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होते ही नहीं। द मरकरी ओनली मेटल विच इज लिक्विड 0 एट, क्यों, क्योंकि बेटा जो आपकी मरकरी होती है उसमें आपका क्या होता है, जो एक तो वीक मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, क्यों, क्योंकि इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जल्दी से किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो जिसके अंदर होता है वीक मेटालिक बॉन्ड होता है और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट, क्या कहता है, देखो ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम MO ऑक्साइड विच आर आयनिक, क्या कहा है इनकरेक्ट, ये बात तो ये सही कह रहा है। फिर क्या है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज 10, ये भी है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज V2O5 V2 2A5, मैंने क्या कहा था कि जहाँ पर, अरे क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन बढ़ता चला जाएगा कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा, एसिडिक कैरेक्टर, और इसने कौन सा कैरेक्टर बढ़ा दिया ऑक्सीजन के साथ, बेसिक। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। लास्ट में आपको ये कराने के बाद एक ट्रिक बताऊंगी कि किस किस ऑक्सीडेशन वाले बेसिक रहते हैं, कौन से एसिड रहते हैं और कौन से ऑक्सीडेशन वाले एम्फोटेरिक रहते हैं, ठीक है। पहले एक पॉइंट समझ लो, हो गया। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, रोंग हो गया, एक तो ये वाला रोंग हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कहता है ये,
डी वाले में V2O5 डिजोल्व इन एसिड टू गिव, ये भी गलत। तो इसका मतलब आपका सी और डी दोनों के दोनों रोंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। इन द न्यूट्रल और फाइनली एल्केलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडीन इनटू आयोडेट, द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए भी बताऊंगी। जो KMnO4 है एल्केलाइन मीडियम है बेटा, एल्केलाइन और न्यूट्रल याद रखना, एल्केलाइन और न्यूट्रल में +7 से +4 में जाता है। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगी मैं अभी, लेकिन पहले क्वेश्चन करने के बाद। +7 to +4 ये हो गया। लास्ट में सारों की ट्रिक बताऊंगी। द मैग्नेट ऑफ पैरामैग्नेट आंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, क्यों होते हैं टेट्राहेड्रल, जो पैरामैग्नेट कह रहा है और मैग्नेट कह रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। और कौन ओवरलैप करता है? पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है वे क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ डी ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेते हैं? पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप पी ऑर्बिटल ऑफ किसका? ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के साथ। हो गया। फिर नेक्स्ट है व्हेन न्यूट्रल फाइनली एल्केलाइन KMnO4 ट्रीट विद पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन। देखो सिर्फ दो चीज़ में बदलता है, तो I2 या IO3। अगर आपका KMnO4 क्या है? न्यूट्रल और एल्केलाइन, तो किस में बदल देगा इसे? IO3, वरना किस में बदलता है बेटा? I2। ये दो ही बदलते हैं, याद रखना। न्यूट्रल एल्केलाइन है तो IO3 वरना I2 आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आंस एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एलिमेंट। DD ट्रांजिशन का मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही क्या देगा आपका? DD ट्रांजिशन एलिमेंट देगा। कौन देगा? MnO4 2 नेगेटिव। ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी जो ये स्पीड में बता रही हूँ ना बेटा, सिर्फ इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने। मैंने आपको बता दिया कि लास्ट वाले वे याद करो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढो। नेम द गैस कैन रेडली डीकलराइज्ड एसिडिफाइड KMnO4। जो SO2 है, देखो बेटा जो SO2 होता है, देखो ये कह रहा कि जो आपका KMnO4 है, ठीक, इसमें गैस पास कर रही, तो डीकलराइज कैसे होता है? क्योंकि KMnO4 तो क्या होता है? पिंक कलर का होता है, पर्पल सा कलर का होता है ना, पिंक वॉयलेट बोल देते हैं उसको। तो कौन सी गैस पास करे कि वो क्या हो जाए? उसका कलर गायब हो जाए। तो देखो कैसे, कौन सी गैस होती है बेटा? SO2। अगर हम KMnO4 में SO2 पास कर देते हैं 2H2O, तो क्या बना देता है? K2SO4 बना देता है और 2MnSO4 का फॉर्मेशन कर देता है और प्लस 2H2O। और जो आपका ये MnO4 बना है, ये क्या होता है? आपका कलरलेस। और KMnO4 क्या होता है? आपका जो आपका MnSO4 होता है तो होता है कलरलेस, और KMnO4 क्या होता है? आपका पिंक वॉयलेट। तो जब SO2 इसमें पास करते तो इसका MnSO4 बन जाता है, जो कि कलरलेस होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? SO2। ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 पास K2Cr2। अब K2Cr2 के साथ पास करने के लिए कह रहा है। अभी K2Cr2 के भी देखो भाई क्या होता है K2Cr2 के साथ पास करने में, दिख रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3SO2 क्या बन जाएगा? K2SO4 बन जाएगा। प्लस इधर लिख देती हूँ Cr2SO4 की थ्राइज और प्लस H2O। और जो ये आपका क्रोमियम है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का। वो तो क्या था? कलरलेस, और ये क्या बन जाता है? ग्रीन कलर का। अब क्या होगा इसका? कौन सा है? 44 था ना, 44 का ग्रीन Cr2SO4 की थ्राइज फॉर्म। उसमें तो याद रखना, अगर बाई चांस ऐसे पूछ ले, इसमें तो गैस पूछ ली, यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है KMnO4 में अगर हम SO2 पास करते हैं तो कौन सा कलरलेस कंपाउंड बनता है? तो क्या बन जाएगा? MnSO4। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें पूछा कि K2Cr2 में SO2 पास किया तो कौन सा बना, तो इसी तरह इसमें भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? MnSO4 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिएक्शन एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव। अब देखो क्या कह रहा है कि आपका, अब देखो क्या कह रहा है, अगर हम KMnO4 की रिएक्शन कहाँ गए, ये रहा 2KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम का तो H2SO4 प्लस ये क्या ले लिया आपने? हाइड्रोजन प्रोक्साइड ले लिया। अब कौन सी क्या रिएक्शन बनेगी? अब इसके साथ मैंने बताया था K2SO4 बनता है प्लस 2MnSO4 का फॉर्मेशन बनता है। तो क्या बन जाएगा? इसमें से 8H2O मोलिक्यूल निकलता है और एक बनता है आपका 5O2। ये
रिएक्शन हो जाती है आपकी, या इसे आप कम आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 47 में देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब देखो ऑन पासिंग H2O थ्रो एसिडिफाइड Cr2O7 मिल्की कलर इज ऑब्जर्व। ठीक है, सही बात करी। Na2Cr2O7 इज ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये गलत है आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपका, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये क्या करता है, प्रीफर करता है सोडियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो सोडियम और इन जो प्राइम बिकॉज द लेटर इज हाइपरस्कोपिक इन नेचर। ये किस नेचर का होता है बेटा, हाइपरस्कोपिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल कंडीशन पर हम क्या नहीं कर सकते, इसका एलोमेट्रिक एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो बी है ये क्या हो गया, इसकी वजह से ये हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ गया ये, क्योंकि इसका यूज हम नहीं करते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन टर्न ग्रीन व्हेन Na2SO3। अब ग्रीन, अभी बताना ग्रीन कलर किसका था, यही अभी क्वेश्चन हो चुका है। द नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्केलाइन मीडियम इज। कितने मोल्स का होता है एल्केलाइन, 2 का। एल्केलाइन मीडियम है, जब भी Ki के साथ रिएक्शन होते हैं बेटा इसका आंसर आ जाता है 2, याद रखना इसका। K2Cr2 ऑन, क्योंकि रिएक्शन है बहुत बड़ी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी ऐसे तो 50। K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH। अब ये कह रहा है कि K2Cr2OH ये इनकी प्रिपरेशन मेथड में आती है आपकी, जो ये होती है K2Cr2O7 की इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें यूज आती है। जिसने भी वे याद की हुई होगी ना, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि KMnO4 की फिजिकल प्रॉपर्टी में से कलरलेस कैसे होता है, येलो कलर कौन सा होता है, फिर ग्रीन कलर कौन सा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ केमिकल जो रिएक्शंस है किस में किस कलर का रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। कहाँ गई, अच्छा इस पते ना। तो अब देखो 50 वाले में चलो मैं अब चलो इसकी रिएक्शन करके दिखा देती हूँ मैं आपको क्या होगी। किसके साथ बोला, KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक नहीं, अच्छा K2Cr2O7 हीटिंग विद NaOH। K2Cr2O7 हीटिंग विद किसके साथ कह रहा बेटा, 2NaOH के साथ। तो क्या बन जाएगा K2Cr O4 प्लस Na2Cr O4, और क्या बन जाएगा आपका, और क्या बनेगा, प्लस Na2CrO4 बन गया, फिर एक H2। ये तो होगी बेटा कंपाउंड। आयनिक फॉर्म में भी आप अगर आयनिक फॉर्म में याद करना चाहो तो इसको आप आयनिक फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, K2Cr2 के इसके साथ जो रिएक्शन करा देते हैं तो ये K2Cr2 बनता है, K2CrO4 बनता है, Na2CrO4 बनता है, और आपका H2O बनता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, किस पे थे 50। तो CrO4 2 नेगेटिव इसका फॉर्मेशन होना, अगर हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते तो ये बनता है। ठीक है, और ये कब बना था, जब किसके साथ रिएक्शन कराए थे, SO2 के साथ रिएक्शन कराए थे। KMnO4 एक्ट ऑक्जेलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो गई भाई। ठीक है, क्या कह रहा है अभी, अब ये देखो ये कह रहा है ये रिएक्शन है। अब इसमें 2 ml इतना इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, 2 किसके साथ, ये कह रहा है कि 20 ml ऑफ 0.1 m KMnO4 MN4, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसके बारे में कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर रिएक्शन निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन ये कैसे होगा कि इसके इस पर पॉइंट मैं करके दिखा देती हूँ। ये कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ MnO4 इक्वल है किसके, 5 मोल्स, क्योंकि रिएक्शन में 5 है, 5 K2Cr2 है, 5 मोल्स इसके। ठीक, फिर कहता है इतना हो गया, फिर क्या कह रहा है कि 20 ml ऑफ 0.1 m किसका, KMnO4, क्या होगा, KMnO4 इक्वल है किसके, 2 mm मोल ऑफ, क्योंकि उसने कहा ये क्या है एक दूसरे के ये पॉइंट इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसके इक्विवेलेंट रख रहे। फिर 20 हो गया।
अब 20 के बाद क्या कह रहा है, 50 पे पूछ रहा है। 20 का कितना है बेटा 2, तो 50 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रही, देखो 20 पे 2 कह रहा है तो 50 पे 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 50। 50 ml ऑफ 0.10 C2O2O4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, किसकी निकाल रही है, क्रोमियम की। 2 + 2x प्लस और माइनस के 2 और 7 क्या हो जाएंगे 14, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू प्लस के 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53, गैडोलिनियम हैज़ ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसकी क्या है हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। जिसकी भी हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होती है बेटा याद रखना, जिसकी भी हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होगी तो उसकी जो थर्ड आयनाइजेशन जो उसकी वैल्यू क्या होगी लो होगी। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी इसका मतलब लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक दूसरे के अपोजिट याद रखना। लिख लेना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिव टू लैंथेनोइड इनकरेक्ट, क्या कह रहा है यूरोपियम 100 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही कहता है अभी। द बेसिक डिक्रीज आयनिक रेडियस डिक्रीज टू PrLu, ये भी बात सही है। ऑल द लैंथेनोइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये गलत, ये आंसर क्या हो गया गलत हो गया, ये इससे मोर रिएक्टिव नहीं है, लगभग इसके इक्वल ही है। फिर एस ये तो हो ही गया वाइडली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे हुए सबके आगे, तो कि आपके गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितना होता है 4f7 f5d h2। ये तो बेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करने पड़ेंगे सबके, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेता है वो। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि किस कौन एक दूसरे के इक्वल है, ड्यू टू किसकी वजह से लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज क्या है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा किसका होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा, किसका होता है सबसे ज़्यादा S का, फिर P का और फिर D का, और F का तो बहुत कम होता है जो इफेक्ट ही नहीं करता। और क्या होता है स्क्रीन इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशन होता है रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से साइज बढ़ जाता है। और अब ये कम, जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या, जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे खींचना शुरू करेंगे, तो साइज क्या हो जाएगा स्मॉल। तो जो साइज स्मॉल हो जाता है उसको बोलते हैं लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। किसकी वजह से, ड्यू टू लेस क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसकी वजह से हुआ F4F की। विच ऑफ द फॉलोइंग ए लैंथेनोइड आयन से डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये और सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक और ये क्या है सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक है। मैंने इसलिए कहा है कि आपको सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, और जिसमें सब के सब पेयर है वो क्या होता है डायमैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनोइड, सब में जो मोस्ट कॉमन होती है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +3, याद रखियो, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो इनकरेक्ट। एज ए रिजल्ट लैंथेनोइड कंट्रैक्शन इज एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव शील्डिंग, ये भी ठीक है। शील्डिंग पावर ऑफ 4f इसकी, ये भी ठीक है। देयर आर डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द एटम और आंस वन प्रोसीड टू डिक्रीज होती है, सिर्फ जो बी पार्ट है ये रोंग कह रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के भी और लैंथेनोइड के इनके एफ के भी दोनों के याद करके जाना, क्योंकि पूछ लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन है पूछ लेगा तो ये होता है ठीक। S2 P6 0 से 1 और NH2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला स्टेटमेंट का इनकरेक्ट दे दिया उसने, देखो LaOH इज लेस बेसिक देन, नहीं जी देखो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया इसका। लैंथेनोइड कंट्रैक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट, कौन है देखो जेडर, ये वाला क्वेश्चन क्या पता कितनी बार, देखो आपके सामने भी कितनी बार रिपीट हो गया ठीक है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि इनकी जो रेडियस है दोनों की क्या सेम है, इनका जो साइज है वो लगभग सेम है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखो 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है,
कंसर्निंग लैंथेनोइड एलिमेंट इज फॉल्स। कौन सा? आयनिक रेडियाई इज ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड स्टेडली इंक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक रेडियाई, ये इसका फॉल्स है और सब सही है। और लैंथेनोइड हाईली डेंस मेटल होते हैं। मोर कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लैंथेनोइड एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन लैंथेनोइड आर सेपरेट फ्रॉम द वन अनदर बाय आयनिक एक्सचेंज मेथड। आयनिक एक्सचेंज मेथड से तो सेपरेट करते हैं। अब आ जाओ एक्टेनोइड। अब एक्टेनोइड पॉइंट पर देखो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकी प्रॉपर्टी आप याद कर जाना। फिर इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है ना उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। सबकी प्रॉपर्टी आप लैंथेनोइड और एक्टेनोइड इनकी प्रॉपर्टी याद करके जाना और इस तरह के क्वेश्चन देगा। 2021 में पूछा हुआ है। लैंथेनोइड की भी प्रॉपर्टी याद करना बेटा और उसकी लैंथेनोइड की f ऑर्बिटल की भी और आपके दूसरे दोनों के एक्टेनोइड और लैंथेनोइड दोनों के याद करना। तो उसमें से प्रॉपर्टी में पूछ लेता है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द रीजन फॉर द ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टेनोइड इन एट्रीब्यूट, क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि इसमें जो 5F है, 6D है और 7 है, इनके जो एनर्जी है वो लेवल क्या है? कम है। उनके बीच में जो डिफरेंस है इनके एनर्जी लेवल का कम है। इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इनकी क्या हो जाती है बेटा? हाई होती है। फिर क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा होता है? उसमें जो d ऑर्बिटल है उसमें तो कौन होता है बेटा? Sc और इसमें Ac, Cc वाले सारे क्या होते हैं आपके? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा? उसमें क्या था? Mn था ना और इसमें क्या है? Am। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और देखो मैचिंग करना सीखो। D में Mn था, इसमें Am है, याद रखो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? अब है 74 Hg2Cl2 कोरोमल भी बोलते हैं बेटा इसको। एंड I2 बोथ व्हेन डिजोल्व इन वाटर कंटेनिंग I आयंस द पेयर स्पीसीज फॉर्म। कौन सी पेयर बनती है आपकी बेटा? Hg I4 नेगेटिव बनता है और I3 नेगेटिव, इसकी पेयर बनती है इसमें। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके कहेंगे? ऑक्सीडेशन O2 बायोलॉजिकल प्रोसेस Fe, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में इफेक्ट डालता है कौन है आपका? Fe होता है। वैन कैलोमल ये होता है Hg2Cl2। वैन कैलोमल रिएक्ट विद NH4OH वी गेट क्या बनता है? HgNH2Cl। जब भी आप कोलोमल को, मतलब कोलोमल होता है Hg2 और क्या होता है आपका? Cl2। Hg2Cl2 को कोलोमल बोलते हैं। अगर हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं HgNH2Cl बनता है बेटा आपका। फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट हैव एसेंशियल इंग्रेडिएंट, क्यों? कौन सी? सिल्वर ब्रोमाइड। ये बेटा आपके क्वेश्चन हो गए पूरे 77 क्वेश्चन हो गए। ये आपके लैंथेनोइड वो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक भी आज आपका कंप्लीट। चलो एक छोटी सी मैंने ट्रिक बताया था ना कि बाद में बताऊंगी आपको, ये ट्रिक और लेते जाओ आपके लिए। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड, किसी भी तरह का नेचर आ जाए, ठीक, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके साथ, अगर वो +1 2 3 इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने साथ में, तो होगा बेसिक नेचर। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 तो क्या होगा? बेसिक। अगर है 4 ऑक्सीजन 4 तो एम्फोटेरिक, और अगर है 5 6 7 ये किस नेचर का हो जाएगा बेटा? एसिडिक। यह शॉर्ट ट्रिक आपकी नेचर ऑफ ऑक्साइड के निकालने की। ठीक, अगर 1 ऑक्सीजन 2 3 तो बेसिक हो गया, +4 एम्फोटेरिक, और इससे ऊपर है तो एसिड की नेचर। ये शॉर्ट ट्रिक है KMnO4 के लिए। क्वेश्चन आ जाता है एसिडिक मीडियम में था ना कि KMnO4 कौन सा था? वो न्यूट्रल में पूछ रहा था एल्कलाइन उसमें, तो क्या हो? +4। और आपका KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में पूछता है बेटा किस में ट्रांसफर होता है? +2 में। और KMnO4 अगर बेसिक में पूछता है तो +6 में। याद रखना बेटा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। अगर क्वेश्चन पूछ ले इसमें किस में चेंज होता है, इसमें किस में चेंज होता है, बेसिक में किस में चेंज होता है। एसिडिक कैरेक्टर मैंने बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज़्यादा इतने ज़्यादा एसिडिक नेचर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मतलब कि ऑक्सीजन क्लोरीन सेम है सब में, फिर देखोगे आप उसका साइज। ठीक है, बस ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है बेटा, अब वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना बेटा, सब्सक्राइब करना प्लीज़, सपोर्ट मी। थैंक यू।